गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सभी। कैसे काय चल रहा है। ऐसा चल रहा है। गणपति का फेस्टिवल। बरा है एकच नंबर में। just एक सेकंड में फोन चार्ज लगा देता हूँ। ओके। कैसे हो एकदम जोर शोर से। सही है सही है। एकदम अपना तो एकदम सही है, मस्त विड्रॉल्स ले रहे हैं, उड़ा रहे हैं। मतलब फेस्टिवल के टाइम ठीक है। ऐसा मस्ती नहीं करने का पैसों से। ठीक है, वेट करते हैं अपन 2-3 मिनट सबका ज्वाइन होने का वेट करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वैभव तड़वी है। मैं पिछले 4 साल से अभी ट्रेड कर रहा हूँ, 2 साल से प्रॉफिटेबल हूँ। उसके 2 साल पहले लॉस में था। ठीक है। और जो टॉप जी के बिहाइंड द सीन्स में हूँ, मैं ही हूँ। मैं 24 साल का हूँ, जो कल्याण से। और हमने जो टॉप जी ट्रेडर स्टार्ट किया था, उसका अगर एकदम सोर्स पॉइंट बोले तो मैं और अतुल सर एक ही बैच में थे जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे थे। ठीक है, वो भी पुणे में। सो वहां से हमारी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट थी। या अतुल सर क्रिप्टो करते थे, मतलब इन्वेस्टिंग ही था हम दोनों का। कुछ आता जाता नहीं था, बस पैसे लगाओ गवाओ, पैसे लगाओ गवाओ, यही चल रहा है। सो थ्रू आउट द लेक्चर्स मैं आपको स्टोरी बताऊंगा आराम से। और गाइस चलो आप लोग बता दो मुझे, कहाँ से हो, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, कौन सा मार्केट अब तक आपने ट्रेड किया है। इंग्लिश तो एक सेकेंड ओके। ये जूम को क्या हो गया भाई। चलो। अच्छा, चैट किधर है, चैट किधर है। चिपलून है 0। ओके, इंडियन और फॉरेक्स राजकोट से नांदेड़। अरे नांदेड़ में तो भाई सही है फिर। जीरो एक्सपीरियंस। हरियाणा बिल्कुल, अरे एकदम बढ़िया यार। ये बैच मेरे को दिख रहा है कि पूरा जीरो से स्टार्ट है, तो बेटर है। युगांडा। अरे सही है भाई। वहां पे कौन सा ट्रेडर, ट्रेडर बोल रहा हूँ, ब्रोकर है। दिल्ली वाले, ओके। चलो, मतलब पूरे विभिन्न भारत से हमारे पास यहाँ पर है सभी। ईस्ट ईस्ट से नहीं है कोई। इंडिया ईस्ट। और गुजरात नैनीताल, ओके। तंजानिया, सही है यार। हो रहा है ब्रोकर का काम। एक कुछ 4 या 5 देश है। साउथ कोरिया, कनाडा में भी शायद उसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है। और कौन सा है, और एक और मुझे नाम नहीं याद। ओवंडा और ब्लैक बुल, हाँ दोनों अच्छे। पेपर स्टोन भी बहुत पुराना है। चलो ठीक है, फटाफट फिर करते हैं स्टार्ट। जस्ट मुझे एक बार चेक करने दो, ज्वाइन हो गए क्या सभी। अच्छा भाई, जिससे भी नहीं मिला ना तो चैट में बता दो, मैं टीम को फोटो भेज दूंगा। सो अगर आपको नहीं मिला है तो मिल जाएगा। ओवंडा लेस लेवरेज बट ब्लैक बुल 500, अरे भाई साहब। आपने रोल नंबर लगाया हुआ है और आप बोल रहे हो रोल नंबर नहीं मिल रहा।
असं कसं काय? ओके ओके, ठीक है, वही है, फिर वही कंटिन्यू करो। अच्छा, एक और चीज, जिसे भी वॉइस ग्लिच हो रहा है, कम आ रहा है या कुछ अटक रहा है, सो एक बार लीव करो और दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। आज वैसे भी बेसिक्स होने वाला है। बहुत से लोग यहाँ पर एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन मेरा मतलब ये है कि आप लोग जो भी फालतू चीजें है ना, वो आपने स्किप कर दिया। ठीक है, मतलब हम लोग बहुत सी चीजें सीखे जो किसी काम की नहीं है, और हमें अभी भी कभी कभी वो थोड़ा सा आ जाती है, बीच में टैकल करनी पड़ती है हमको वो चीजें। सो आप सारी चीजें फिल्टर आउट होके सीखने वाले हो, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? ठीक है। सो गाइज, जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, उस दौरान सिर्फ चैट ऑफ रहेगी। बाकी आपको कुछ क्लियर नहीं है, नहीं पूछना है, कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं तभी चैट ऑन कर दूंगा। ठीक है, उस दौरान आप पूछ सकते हो। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। अभी ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। सो पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि आज हम कौन कौन से लेक्चर्स लेक्चर्स बोल रहा हूँ, टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा स्लो ही बात करूंगा मैं, तो ऐसा बीच बीच में रुक के तो ये मत समझ लेना कि लैग वगैरह हो रहा है या कुछ नेट वगैरह का इश्यू है। ठीक है, चलो। सो गाइज, आज आप लोग सीखोगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट तो आपका थ्रू आउट द लेक्चर्स होने वाला है, बट थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। लॉट साइज क्या होता है, पिप्स क्या होता है, देन उसके बाद कैंडल स्टिक का हम बेसिक्स देखेंगे। ग्रीन कैंडल कौन सी होती है, रेड कैंडल कौन सी होती है, उसका ओपन क्लोज बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। एंड कौन कौन सी एक स्पेसिफिक कैंडल्स है जो एज अ कंफर्मेशन की तरह यूज की जाती है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्ट्रैटेजी का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेक्निकल से। सो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है ना, कि जो भी अभी आप चार्ट पर देख रहे हो, जो भी आप ट्रेडिंग व्यू करके एक ऐप है जिसपे आप सारे चार्ट्स देख सकते हो, सारे ब्रोकर्स के चार्ट देख सकते हो, कौन सा भी कमोडिटी, इंडेक्स, पेयर, शेयर, स्टॉक, जो भी आप बोलो, सो वो सारी चीजों का प्राइस देख सकते हो। सो ये जो चीजें हैं अभी आप देख रहे हो, यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया गया, इंडिकेटर्स दिया गया। इंडिकेटर्स हमारे काम का नहीं। और यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में दिया है सारा का सारा ट्रेडिंग टूल्स जिसे हम यूज कर सकते। ओके, अब मार्केट ने ये जो कैंडल्स लगाई है, ठीक है, अब एक कैंडल क्या डिफाइन करती है कि उस पर्टिकुलर टाइम में उसने कहाँ से कहाँ तक का मूव दिया। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर या रीसेंट कैंडल जो चल रही है अभी, यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हो। इस कैंडल ने यहाँ से लेकर अब तक यहाँ तक एक मूव दे चुका है। सो जो भी प्राइस एक्शन प्रिंट होता है ना, वो आपको कैंडल्स में दिखाई देगा कि प्राइस ने कौन से एग्जैक्ट पॉइंट से, कहाँ से और कौन से लेवल से मूव दिया गया है। ठीक है, ये आ जाता है टेक्निकल्स में। इंडिकेटर्स भी आते हैं, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और किसी भी स्ट्रैटेजी का आप पार्ट ले लो, ठीक है, मतलब आप कुछ भी ट्रेड करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करो या पैटर्न ट्रेडिंग ट्रेड करो, देन उसके बाद ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड करते हो, जो भी आप बोलो, उसमें किसी भी स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी निकल के आता है, एक्यूरेसी का मतलब अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, तो उस 10 ट्रेड में से मेरे कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% है। ठीक है, मैं तो बोलूंगा 70, इतना बड़ा चढ़ा के मैं खुद नहीं बोलूंगा अपनी स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो, बाकी के जो 3 से 4 ट्रेड है, मतलब 10 ट्रेड में से अपने 6-7 प्रॉफिट दे देते, और बाकी के 3 या 4 जो भी ट्रेड है अपने, वो या तो 1 या 2 लॉस में जाते हैं, बाकी का ब्रेक इवन होता है। मतलब ब्रेक इवन यानी रिस्क फ्री। इसका मतलब कि हम जो ट्रेड करते हैं उसका हम हाफ बुक करने के बाद दोबारा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जो हमने बुक किया है
वही लॉस होता है। सो अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आपने मान लो 100 रुपए का एक ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब जब आपका 100 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें से 50 रुपए बुक कर देंगे। ओके। सो 50 हमने क्या किया, अपनी जेब में एक प्रॉफिट सेफ सिक्योर कर लिया। अभी अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है या हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेड जाता है, तो जो लॉस होगा, हमने जो बुक किया है वही जाएगा। सो हम ये भी कह सकते हैं कि बाकी के एक दो ट्रेड्स अपने नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाते हैं। अब किसी भी स्ट्रेटेजी का टेक्निकल्स जो पार्ट है वो मान लो 50 to 60% होता है। ठीक है, मतलब जो भी आप चार्ट्स वगैरह देख रहे हो, ये सारी चीजें 50 to 60% आती है। देन उसके बाद हम फंडामेंटल्स की अगर बात करें, ठीक है, फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है कि न्यूज ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब अगर आप कोई करेंसी ट्रेड कर रहे हो, लेट्स सपोज यूएस डॉलर आप ट्रेड करते हो, तो यूएसए किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉरी, मैं कुछ अलग बोल दिया लगता है। डॉलर रिप्रेजेंट करता है यूएसए या यूएसए रिप्रेजेंट करता है डॉलर को, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब यूएसए एज अ कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, ये भी अफेक्ट करेगा उसके करेंसी को। मतलब मान लो कि जीडीपी कम ज्यादा हो गई तो अफेक्ट किया। मान लो वॉर सिचुएशंस चल रहे हैं, करेंसी को अफेक्ट कर दिया। देन उसके बाद मान लो कि वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक आ चुका है, मतलब जैसे कोविड आया था, सारे करेंसीज के रेट कम हो चुके थे। मान लो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है देश में, तो वो भी, ये जो सारी चीज है इंटरनल और एक्सटर्नल, अफेक्ट करती है आपके करेंसी को। ठीक है, सो फंडामेंटल्स अगर हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20%, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ। सो हमारी स्ट्रेटेजी को अगर इसको मिला दे तो 70 to 80% एक्यूरेसी निकल के आती है। बाकी का रिमेनिंग 10-20% आप लोग नहीं कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने एक चीज के बारे में सीखा रहेगा, जो है मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का मतलब जो भी कॉरपोरेशंस हो गए, हेज फंड्स हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए या कमर्शियल बैंक हो गया, ये क्लाइंट्स के बिहाफ पर ट्रेड करता है। सो आप अज्यूम कर सकते हो इनके पास कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आते होंगे और उतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स के पास कितना पैसा होगा। ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास ट्रेड करने के लिए टाइम नहीं है। सो ये उनके बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। एंड उनके पास गाइस ना इतना लिक्विडिटी या फंड्स होते हैं ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेरा मतलब मान लो 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट के लिए, वो लोग मार्केट को अपने मन चाहे डायरेक्शन में मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक और चीज एक्सपीरियंस की होगी, मतलब जिसने भी ट्रेड करना स्टार्ट किया होगा एज अ बिगनर, आपने एक चीज नोटिस की कि जब भी आप ना एंट्री लेते हो, कहीं पर भी आप एंट्री लो, कोई भी ट्रेड लो, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, मतलब इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा टारगेट प्रॉफिट। जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना चालू होता है, आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपके टीपी को मार्केट बाद में हिट कर देता है। सो यही होता है मैनिपुलेशन। मतलब जो भी स्मार्ट मनी है उनको पता होता है कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ पर है। ओके। सो मार्केट के अपोजिट वो लोग पैसा डालेंगे, आपका पैसा उड़ा देंगे। देन उसके बाद अपने मन चाहे डायरेक्शन में भी पैसा बनाएंगे। ठीक है, सो एक चीज याद रखना, ट्रेडिंग में हमेशा जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, वो आराम से पैसे बना सकता है, चाहे उसको ट्रेडिंग आए या ना आए। जिसके पास कम पैसा है ना, उसको आप $100 $10 दो, मतलब जिससे आता है उसको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही एक चीज मैं बोलूंगा आपको। देन उसके बाद, अरे भाई ये क्या है? सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट इसका। अभी करते हैं स्टार्ट। अब टेक्निकल्स। ठीक है, टेक्निकल्स का मतलब यही जो आप ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हो, इसमें दो से तीन चीजें आती है। जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, या जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो आपको दिखाई देगा कैंडल्स के थ्रू। और बहुत सारे इसके फॉर्म है। फॉर्म मतलब ये देखो, इतने सारे, बट ये सारे चीज समझने में और जो साइकोलॉजिकल पार्ट होता है
वो सब बेकार है। सो कैंडल्स बेटर है, लाइन भी होता है, आपने स्कूल में या कॉलेजेस में सीखा होगा। देन उसके बाद इसमें आ जाता है इंडिकेटर्स। थोड़ा सा राइटिंग खराब आ रहा है क्योंकि चार्ट्स पे। और एक और चीज आती है जो मैं इंडिकेटर में काउंट नहीं करता हूँ, वो है वॉल्यूम। ठीक है, पैटर्न्स भी आ जाते हैं, बट हम पैटर्न्स भी ट्रेड नहीं करते। सो तीन चार चीजें जो मोस्ट आती है। अब गाइस टेक्निकल्स का मतलब क्या होता है ना, कि प्रीवियस डेटा को हम स्टडी करके फ्यूचर में कुछ जोन्स निकालेंगे बाइंग और सेलिंग, उनको एक्सटेंड करके अगर प्राइस उन एरियाज पर आता है, मतलब मान लो अभी मैंने इस लेवल को देखा, यहाँ से बाइंग हो रही है। ठीक है, अब ये एक मेरा बाइंग लेवल निकल गया है। अब ये जो मैंने डेटा या लेवल निकाला हुआ है, वो किस बेसिस पे निकाला है, कि यही से एक बार बाइंग हुई, दो बार बाइंग हुई। ओके, मतलब ये एक की लेवल है जहां से अगर मार्केट नीचे से यहाँ पर इसको टैप करता है तो यहाँ से सेलिंग भी आती है। और अगर मार्केट ने इस की एरिया के ऊपर जाने के बाद यहाँ से ही दोबारा बाइंग दी, सो ये एक और मतलब सेम की एरिया, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर है तो बाय होता है, और अगर प्राइस इस लेवल के नीचे तो सेल होता है। ठीक है, ये दो से तीन चीजें हमें पता चल गई। अब मैं ऐसे ही ट्रेड करता था पहले। ठीक है, की लॉस निकालता था, मतलब ये हो जा रेजिस्टेंस वाली ट्रेडिंग। डेटा, ये एक मेरा डेटा है या जोन है जहां से मैंने बाइंग लेवल निकाला। अब यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से मैं पहले देखूंगा। ठीक है, हम हाईस पे बाय नहीं करेंगे और लोस पे सेल नहीं करेंगे। चलो अब आपको मैं, चलो एग्जांपल भी दे देता हूँ कि लेट्स सपोज ये एक $5 का जोन है और ये $10 का जोन है, और पिछले 3 से 4 महीनों में प्राइस ने कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिया है। ओके, ऐसे मूव तो नहीं देता है, बट यहाँ पर अगर मैं लेवल्स ड्रॉ करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि $10 पे हमेशा प्राइस सेल होता है, तो इसे मैं एज अ सेल जोन मार्क करके एक्सटेंड कर दूंगा। यहाँ पर एक बाय जोन है क्योंकि मार्केट यहाँ से 3 से 4 बार बाय हो चुकी। सो ये मेरा बाइंग जोन अभी। यहाँ पर लेट सपोज करंट मार्केट प्राइस है आज 28 अगस्त को 2025। अब बाइंग लेवल पर आएगा तो विद सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन यहाँ से मैं बाय करूंगा। अगर सेलिंग पे आता है तो मैं यहाँ से दोबारा सेलिंग के लिए रुकूंगा। सो बस इतना ही होता है टेक्निकल एनालिसिस। ज्यादा अपन को चार्ट वगैरह की, मतलब चार्ट नहीं, इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं होती है कि यहाँ से ये लाइन लगाओ वो लाइन लगाओ। अगर आप मेरा चार्ट देखोगे सो रेड और ग्रीन, ये दो बॉक्स ही आपको देखने को मिलेंगे। बस इतना ही है, सिंपल। अब टेक्निकल्स में एक और जो चीज आती है वो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इंडिकेटर्स, देन वॉल्यूम। अब गाइज ये देखो जो वॉल्यूम दिया गया है, ये नीचे वाली जो बार है, ये दिखाती है कि यहाँ पर मार्केट में जो मूव आया गया है उसमें कितना नंबर ऑफ पैसा लगा है या फंड्स लगा है या कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर है, और आप देख सकते हो यहाँ पर बाइंग भी हुई है। बट ये क्या होता है ना, ये 50-50 होता है। इसका मतलब ये है कि, चलो एक आध एग्जांपल देख लूं मैं। नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चलो एक सेकंड में मुझे just देखना दो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब गाइज ये जो आपको दिखाया जा रहा है वॉल्यूम, इसे कहा जाता है टिक वॉल्यूम। ठीक है, टिक वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हैं, यहाँ पर इंटरेस्टेड लोग हैं, वो लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर्स लगा के छोड़ दिए।
ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर अगर प्राइस उस एरिया में आता है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। सो आप इसे ऐसे समझो कि यहाँ पर 10,000 अगर ऑर्डर्स लगे हैं इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल में, तो उतने नंबर ऑफ सेलर्स भी होने चाहिए, राइट। अगर 10,000 बायर आ जाते हैं तो 10,000 सेलर भी होने चाहिए, तब जाकर वो ट्रांजैक्शन होगा और मार्केट में पैसा जाएगा और मूव आएगा, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट मूव दिया, देन उसके बाद ठंडा पड़ गया, ये देख सकते हैं। अब उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है रेड में, मतलब सेलिंग में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 10,000 लोग इंटरेस्टेड थे, बट उस 10,000 में सिर्फ 5,000 लोगों का ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज एक मोबाइल शॉप है, वहां पर 1,000 लोग आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई हम मुझे फोन चाहिए। अब जो सेलर है या दुकानदार है उसके पास उतने मोबाइल्स भी अवेलेबल होने चाहिए, मान लो इसके पास सिर्फ 200 है। अब यहाँ पर हमें जो दिखाया जाता है कि भाई बाहर दुकान के इतनी भीड़ लगी हुई है 1,000 लोगों की। सो सेम यहाँ पर भी है, भीड़ लगी है 1,000 लोगों की, बट एक्चुअल में कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, कितना पैसा जाएगा, वो नहीं पता चलता। ठीक है। सो बहुत से लोग इसमें फंस भी जाते हैं, कभी कभार ये काम भी कर जाता है, कभी कभार काम नहीं भी करता है। ठीक है। सो बस यही है कि कितना वॉल्यूम लगा है ये पता चल जाएगा, बट कितना एग्जीक्यूट हुआ है वो नहीं पता चलेगा हम। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल लगी है इसमें कितना सा ही मूव आया है। ठीक है। सो ये कभी कभी आपको फंसा भी सकता है, कभी कभी आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। ओके, चलो। सो ये था वॉल्यूम के बारे में। वैसे भी हम ट्रेड नहीं करते वॉल्यूम, सो ये एक बेटर या अच्छी चीज है। देन उसके बाद एक और चीज आती है स्टैटिस्टिकल डेटा, बट वो किसी काम का नहीं है, मतलब उसे हम फंडामेंटल्स में यूज करते हैं और इतना इकोनॉमिकल वर्ड्स या टर्म्स हम नहीं सीखने वाले। बस आपको नंबर्स रीड करने आने चाहिए फंडामेंटल्स में, उतना काफी हो गया। ठीक है। चलो, जैसे मेजर इवेंट्स होते हैं, इलेक्शन हो गया या पेट्रोल के जो प्राइजेस है इलेक्शन के टाइम क्या होते हैं, कम ज्यादा होते हैं। सो वो भी एक मेजर न्यूज है जो अफेक्ट कर सकती है। ऐसे बहुत सारे इवेंट है, उनमें से ये एक इलेक्शन हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं फंडामेंटल्स। सो गाइस, फंडामेंटल्स का मतलब होता है न्यूज ट्रेडिंग। न्यूज ट्रेडिंग का देखो आपका एक डेडिकेटेड सेशन होगा, ठीक है, लास्ट 12th सेशन जो होगा वो फंडामेंटल्स पर ही होगा। इसका जस्ट आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल्स में आपका जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज है, आपकी नेबर कंट्रीज जो है उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, कि कुछ वॉर सिनेरियोज चल रहे हैं या कुछ गर्मा गर्मी है, तो ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती है आपके करेंसी को। ओके। अब तीन मेजर आपको मैं न्यूज बताऊंगा जो एक्चुअल में अफेक्ट करेगी या उससे मूव आता है करेंसी में। ठीक है। अब सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला या सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंसी जो है वो है डॉलर। ठीक है। अब ज्यादा करके इसी में ट्रेड होता है, सो इसका रेट या इज्जत ज्यादा है मार्केट में, यूएसए। अब गाइस, जब भी ना डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज आती है ना, तो इसके जो काउंटर करेंसीज है, जैसे कि गोल्ड हो गया, यूरो, जीबीपी, ये जो सारे काउंटर करेंसीज है, काउंटर करेंसीज नहीं बोलूंगा मैं, ये उसके दूसरे जो करेंसीज है वो अफेक्ट होते हैं। मतलब इसका अगर वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे का कम हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से काम करता है। अब सबसे पहली मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसका नाम है एफओएमसी। ठीक है। एफओएमसी, देखो गाइस, आपको बस इतना जानना है अभी के लिए कि एफओएमसी इंटरेस्ट रेट की न्यूज है। अब देखो,
इन जनरल अगर बात करें तो किसी भी देश का, ठीक है, ओवरऑल मैं सारे देशों की बात कर रहा हूँ, किसी भी देश का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए वो खराब न्यूज़ होती है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है तो उस करेंसी का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब आप इसे ऐसे समझो कि जब भी सरकार और आपके जो बैंकिंग सिस्टम्स है वो अगर इंटरेस्ट कर लिए वो खराब न्यूज़ होती है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए तो वो करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ होती है। अब देखो ये हर जगह नहीं होता, मुझे भी पता है, और एक हेल्दी बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट भी अच्छा होता है करेंसी के लिए, बट मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे हो जाता है। ठीक है। अब जो एफओएमसी की न्यूज़ है उसका डेटा वगैरह कुछ रिलीज नहीं होता। 10 या 7 दिन पहले सरकार यूएसए की और जो बैंकिंग सिस्टम है वो सारे डिसाइड करते हैं कि ये होगा, और आपको लाइव न्यूज़ में बताया जाता है। सो एफओएमसी हमें न्यूज़ या लाइव न्यूज़ में ही देखने मिलेगा, इसका डेटा नहीं देखने मिलेगा। देन इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रहेगी एनएफपी। ठीक है, एनएफपी का जो फुल फॉर्म है वो है नॉन फार्म पेरोल। अब नॉन फार्म पेरोल ये आपको इसका फुल फॉर्म पता चल गया। अब आपको ये जो न्यूज़ है वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ओके। अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ का ये फंडा है कि जो फार्मिंग सेक्टर्स है उसको अगर हटा दे और बाकी के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है जहां पर पैसा बनता है देश के लिए या इकोनॉमी के लिए, वो सपोर्ट करता है, तो सरकार यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर लोगों को जॉब वैकेंसीज दे रहे या नहीं दे रहे, या जॉब बना रहे, दे रहे, जॉब क्रिएशन जो भी आप समझो। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स ने जॉब दे दी, हर महीने लोगों को जॉब लगा रहे, तो इससे क्या होगा, जो भी बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उन्हें जॉब मिलेगी। सो ओवरऑल ये करेंसी के लिए या कंट्री के लिए एक अच्छी न्यूज़ मानी जाती है। ठीक है। सो फार्मिंग सेक्टर को हटा दे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर लोगों को जॉब दे रही है या नहीं दे रही है, ये बस इसी का डेटा है। देन इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट मेजर न्यूज़ है सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म है गाइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर से तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हम जैसे जो सिटीजन्स है ये उनके लिए हो सकता है। तो जो भी गाइज आप डे टू डे लाइफ में यूज करने वाली चीजें यूज करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, ये उसके रेट्स के रिलेटेड न्यूज है। मतलब लेट्स सपोज आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, ठीक है, देन उसके बाद फ्यूल, पेट्रोल या डीजल, ठीक है, और ग्रोसरीज हो गई, आप लोग सब्जी लेते हो, राशन पकड़ लो इसमें, और क्या हो गया इसमें, ठीक है, यूटिलिटीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये जो सारी चीज है, अगर सरकार इस इन चीजों का अगर रेट बढ़ा दे तो क्या अफेक्ट करेगा, और अगर सरकार ने इन चीजों का रेट कम कर दिया या फेयर्स, ये जो सारी चीजें कम कर दी, तो ये कैसे अफेक्ट करेगा। लेट्स सपोज आप लोग घर के बाहर निकले गाड़ी लेके अपनी, पेट्रोल पंप जाते हो और सरकार ने रेट्स बढ़ा के रखे। सो ये पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, हमारे लिए तो नेगेटिव न्यूज है। सो मैं क्या करूंगा, देखा मैंने 120 रुपया लीटर पेट्रोल, 150 रुपया लीटर हो गया, तो भाई मैं बोलूंगा 50 का ही डाल, मुझे बस डीमार्ट तक जाना। ठीक है, आप डीमार्ट चले गए, डीमार्ट में जाने के बाद आपका जो 2,000 रुपए का राशन होता था अब वो हो गया है 2,500 तक। ठीक है, आपने बहुत सी कम चीजें ली क्योंकि जो प्राइजेस थे बढ़ चुके थे। सो आपने कम पैसा या कम राशन लिया, देन आप डीमार्ट से निकले, सब्जी मंडी गए, आपका जो भी भाजी पाला है, मतलब जो भी सब्जी है, वो 500 रुपए की आती थी, अब वो 750 की हो गई।
ठीक है। तो ये जो सारी चीजें प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, बहुत से लोगों ने कम पैसा खर्चा किया। कम पैसा खर्चा होता है तो ये ओवरऑल करेंसी के लिए या आपके देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, मतलब एज अ कंज्यूमर तो यही होता है। ठीक है, देश तो जाने दो, कंज्यूमर ही अगर भूखमर्री से मर रहा है तो क्या फायदा। लेट्स सपोज अगले महीने सरकार ने सारे रेट्स कम कर दिए, आप घर से बाहर निकले, पेट्रोल 120 रुपए लीटर था, 90 रुपए लीटर हो गया। आपने क्या किया, टंकी फुल करवा ली। ठीक है। देन उसके बाद डिमार्ट चले गए, अगले 3 महीनों का राशन ले लिया। 2,000 का राशन होता था, अब 1,800 में आपने 3 महीनों का राशन ले लिया। ठीक है। सो कम प्राइजेस होने की वजह से क्या हुआ, आप लोगों ने ज्यादा पैसा खर्चा किया। सो ये ओवरऑल एज अ कंज्यूमर आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज थी। ठीक है, मैं सारे न्यूज दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एफओएमसी जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज है, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप बैंक चले गए, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखे। ठीक है। और हमारे देश में, लेट्स सपोज इंडिया में टॉप 5% ही लोग हैं जो अमीर लोग हैं और पैसा बनाते, बाकी 90 to 95 लोग नहीं बनाते। और बैंक ने इंटरेस्ट रेट रख दी है 20 से 25 टक्का। अब आप लोन लेने अगर जाते हो, कोई भी अमाउंट हो, मान लो मैंने 1 लाख का लोन लिया, अब 25 टक्का ब्याज मुझे देना पड़ेगा इस 1 लाख रुपए पर, प्रिंसिपल अमाउंट पे 25 लाख, 25 लाख लगाओ 25,000। सो क्या लोग इसे या इस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इसका 1/4 पार्टी हो गया। सो ओवरऑल ये अच्छी न्यूज है या खराब न्यूज है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। देन इसके बाद एनएफपी है। एनएफपी का सीधा सीधा अर्थ है गवर्नमेंट और प्राइवेट, भाई जॉब दे दो जो भी बेरोजगार लोग हैं। लेट्स सपोज जनवरी में ऐसा डेटा आता है कि सिर्फ 50,000 ही जॉब लगी है। ठीक है। और फरवरी में आता है कि 1 लाख जॉब लगी है। अब ये पिछले महीने से 50,000 प्लस जॉब लगी है, मतलब ओवरऑल ये तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। सो पिछले महीने से कंपेयर करें तो इस महीने का पॉजिटिव न्यूज। अब मार्च में ऐसी न्यूज आती है कि 75K बस जॉब्स निकली है। तो ये पिछले महीने से अगर कंपेयर करें तो -25K है। तो ये नेगेटिव न्यूज है, बस इसी तरीके से आपको रीड करना है। पिछले महीने और इस महीने का डेटा होगा। ठीक है। वो तो डेटा प्रिंट होने के बाद आपको पता चलेगा वह है या नेगेटिव। देन उसके बाद सीपीआई। सीपीआई मतलब जो कंज्यूमर से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी आप लोग रोजमर्रा की लाइफ में यूज करने वाली चीजें आप आसपास भी देख सकते हो। आपका टेबल हो सकता है, टीवी हो सकता है, वाईफाई या एसी हो सकता है, ये जो सारी चीज, फोन, ये सारी कंज्यूमर वाली चीज है। तो अगर सरकार इनका रेट्स बढ़ा दिया तो ये हमारे लिए तो अच्छी चीज नहीं है, और अगर सरकार रेट्स कम कर दे तो हमारे लिए अच्छी चीज है। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है गाइस, मुझे चैट में बता दीजिए, उसके पहले मैं आपको न्यूज़ कैसे रीड करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। सो एक वेबसाइट है forexfactory.com करके, यहाँ पर आपको आना है। अब सीधा सितंबर महीने का न्यूज़ देखेंगे। एडीपी नॉन नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, देख सकते हो। 4 सितंबर को गाइस एनएफपी की न्यूज़ है। अब यहाँ पर ये जो रेड येलो ऑरेंज दिखा रहा है, ऑरेंज का मतलब मीडियम इम्पैक्ट, रेड मतलब हाई इम्पैक्ट और येलो मतलब लो इम्पैक्ट, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अच्छा, ये ईडीपी है। ठीक है, ये देखो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चीज। फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यूजुअल इफेक्ट करके एक कॉलम दिखाई देगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मतलब यहाँ पर देख सकते हो ये एक्चुअल का एक कॉलम है और एक फोरकास्ट का कॉलम है। अभी फोरकास्ट तो रिलीज नहीं हुआ है, बट लेट्स सी क्या होता है।
अगर इस पर्टिकुलर मंथ का देखें, अगस्त का फोरकास्ट क्या दिया था? 1,06,000। अब जो फोरकास्ट दिया है ना, अगर इससे डेटा ज्यादा आता है तो पॉजिटिव न्यूज करेंसी के लिए, और अगर इससे डेटा कम आता है तो वो नेगेटिव न्यूज होगी करेंसी के लिए। सो देख सकते हो 1,06,000 दिया है और 73 के ही आया है डेटा। सो नेगेटिव डेटा रेड में, पॉजिटिव डेटा ग्रीन में आपको दिखाई देगा। देख सकते हो जुलाई महीने में 111 के फोरकास्ट आया था और एक्चुअल डेटा क्या आया, 147 के। तो ये फोरकास्ट से न्यूज, इस तरीके से आप लोग न्यूज रीड कर सकते हो। सीपीआई भी देख ही लेते हैं, सीपीआई आपको परसेंटेज में आती है। कभी है सीपीआई? सीपीआई है 11 सितंबर को, ठीक है। चलो, फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। सीपीआई M/M मंथली वाली, यूजुअल इफेक्ट, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। सेम, अगर जो फोरकास्ट का डेटा है उससे ज्यादा आ गया तो पॉजिटिव, उससे कम आ गया तो नेगेटिव। ठीक है, देख सकते हो ये डेटा। अगर एज इट इज आता है तो वो न्यूट्रल डेटा होगा। सो यहाँ तक क्लियर है गाइस? मुझे चैट में बता दीजिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। इन डिटेल होगा फंडामेंटल्स, बट पूरा कोर्स, पूरा मेथड समझाने के, सीखने के बाद होगा। ओके, चलो बढ़िया है। फास्ट लर्नर हो फिर आप लोग, सही है। ठीक, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, कैंडल स्टिक। चलो, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, एक सिंगल कैंडल कैंडल स्टिक कहा जाता है, और ग्रुप ऑफ कैंडल्स, पैटर्न्स बोलो, प्राइस एक्शन बोलो, ये सारी चीजें, ठीक है। अब थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, एक एक कैंडल्स मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो गाइस मैं कैंडल बना रहा हूँ ना, ये बहुत ही कॉमन कैंडल्स है, ठीक है। मतलब हर 10 कैंडल में से 7 या 6 कैंडल्स, ये तीन टाइप्स में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इतना कॉमन है। अब ये जो मैं लाइन मार्क्स कर रहा हूँ ब्लैक कलर में, इसे कहा जाता है विक्स, ठीक है। विक्स क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी कैंडल का, कि उस कैंडल ने हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट कहाँ तक लगाया, ठीक है। हाई हमेशा ऊपर रहेगा विक में, और लो हमेशा नीचे रहेगा विक में, ठीक है। अब जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन सी कैंडल है। बुलिश एंड बेरिश, ठीक है। अब जो ग्रीन कैंडल है उसे हम बुलिश कहेंगे। अब गाइस जो बुल होता है ना, वो उसका जो सिंग है वो नीचे से ऊपर की तरफ मारता है, राइट। तो ग्रीन कैंडल का भी ओपन नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा हमेशा, ठीक है। ओपन बॉटम और क्लोज टॉप पर ग्रीन कैंडल का, ठीक है। नीचे से ऊपर सिंग मार रहा है, सेम बुल की तरह। देन उसके बाद बेरिश, बेयर, बेयर क्या करता है, यानी भालू, उसका जो पंजा है वो ऊपर से नीचे की तरफ मारता है। सो इसे उसी तरीके से नाम दिया गया है। सो रेड कैंडल का ओपन हमेशा टॉप से लेकर क्लोजिंग बॉटम पर रहेगी, और ये जो ब्लैक लाइंस है इसे कहा जाता है विक्स, ठीक है। विक्स वाला विक्स नहीं, विक। सो ये हाई हमेशा ऊपर और लो हमेशा नीचे, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बहुत ही इजी वे है। अब इतना इजी वे में बताने का एक ही रीजन है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो जाएगी तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट करके एक कंडीशन है। सो वहां पर लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप इसको फटाफट एकदम समझ जाओ। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक। ओके, अब जो मैंने फर्स्ट कैंडल ड्रॉ की है यहाँ पर, इसका बॉडी साइज देखो।
अब ओपन से लेकर क्लोज गाइज, ये ना बॉडी होती है। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग तो एक जगह रह गया। अब जितना नंबर ऑफ बोल रहा हूँ, जितना बड़ा बॉडी रहेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये चीज भी आप समझना। जितनी बड़ी बॉडी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर कैंडल में। अब जो फर्स्ट कैंडल मैंने ड्रॉ की है इसे कहा जाता है एंगल्फिंग कैंडल। एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि पिछला जो भी कैंडल्स है या जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसको पूरी तरीके से वो कवर कर लेता है, शैडो कवर कर लेता है, या उसका वो 2x या 3x टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, साइज में। सो ग्रीन कैंडल होगी तो बुलिश एंगल्फिंग, रेड कैंडल होगी तो बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है। देन उसके बाद जो मिडल कैंडल है, ग्रीन और रेड दोनों साइड, जिसका विक बड़ा है और बॉडी छोटा है, इसे बहुत से लोग डोजी कैंडल भी कहते हैं, स्टार कैंडल भी कहते हैं, शूटिंग स्टार, ये सारी चीजें। अब गाइस हमारे लिए उसने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की तरह काम किया है। अगर ग्रीन कैंडल है तो इवनिंग नहीं, मॉर्निंग स्टार। और अगर रेड कैंडल है तो इवनिंग स्टार। अब गाइज ये दो कैंडल्स अगर आपको कहीं भी बाइंग और सेलिंग जोन में दिखाई देती है तो ये आपका एक गुड टू गो कंफर्मेशन है, ग्रीन लाइट है कि भाई वहां पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ अभी के लिए। ठीक है, कंफर्मेशन डन है, एंट्री ले लो। और जो थर्ड कैंडल है वो नॉर्मल कैंडल है, इतना कुछ उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब हर 5 कैंडल में 3 4 कैंडल तो यही होती है। ओके, ये देख सकते हो आप। अब आपको मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। यहाँ पर एक सेल जोन था छोटा सा। ठीक है, ये देखो, ये अपना एक सेल जोन। अब इस सेल जोन में आप देख सकते हो कितनी सारी कंफर्मेशन कैंडल बनी है। ये देखो, बेरिश एंगल्फिंग बड़े साइज में है। यहाँ पर इवनिंग स्टार और बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है। सो इस तरीके से ये हमें बता देता है कि हाँ भाई यहाँ पर तू ट्रेड ले सकता है, फटाफट ले लेना। ओके, चलो। ये फिर इस तरीके से प्ले आउट होते हैं लेवल्स। देन इसके बाद हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। एक बुक है जिसका नाम है बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक, या कैंडलस्टिक ऑफ बाइबल, जो भी आप बोलो। जस्ट उसको एक बार ना गो थ्रू कर लेना गाइज, मैं वो अपलोड कर दूंगा ग्रुप पर। आपको बस कैंडलस्टिक रिलेटेड ही पार्ट पढ़ना है, बाकी अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि जितने भी कैंडलस्टिक रिलेटेड डाउट्स है या जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो मेक श्योर उसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आप चाहो तो बाद में पूरी बुक भी पढ़ सकते हो। ठीक है। अब एक फन फैक्ट भी बता देता हूँ। कैंडलस्टिक या ये जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस आया, अब पिछले जमाने में क्या होता था कि लोगों के पास चीजें रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। सो वो लोग ऐसे पार्टी पे प्राइजेस लिखते थे। लेट्स सपोज 1 किलो चावल का अगर प्राइस उनको पता करना है, या चावल का ही, सो पूरे साल का महीना लिख देते थे। ओके, और यहाँ पर प्राइजेस लिख देते थे। एक्स और वाई एक्सेस जैसा कुछ बोलते ही से। अब जनवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ, जो भी प्राइस रहेगी ना वहां पर वो लोग ऐसे टिक या डॉट बना देंगे। ठीक है, फिर लोएस्ट कहाँ पर है, फिर हाईएस्ट कहाँ पर है, फिर थ्रू आउट द ईयर कैसे प्राइस चल रही है, बस वो लोग ऐसे टिक कर देते थे। हाईएस्ट यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से। दिसंबर मतलब क्लोजिंग। अब जनवरी क्या था, ओपन। सितंबर क्या था, हाई। मार्च क्या था, लो। और दिसंबर क्लोज। ठीक है। अब जो जापानीज लोग हैं वो लोग आए और बस इन डॉट्स को कनेक्ट कर दिया ऐसे कुछ इस तरीके से। और बोलते कि भाई ये ले लो, तुमको हमने लाइन चार्ट दे दिया है। ठीक है, फिर लाइन चार्ट इस तरीके से आया।
अब थोड़ा सा और वो लोग ने दिमाग लगाया और इसको ऐसे देखा, अगर हमने ओपन, ठीक है, ओपन कहाँ पर है, दो पर है, क्लोजिंग कहाँ पर है, चार पर है, लेट्स सपोज। तो नीचे से ऊपर की तरफ क्लोजिंग है तो ग्रीन कैंडल है, राइट। सो ओपन से लेकर यहाँ पर क्लोज, ठीक है, दो, चार। हाई कहाँ पर लगा हुआ है, छह या सात पर, और जो लो है वो लगा है एक तक। अब इसको अगर हम कैंडल स्टिक में उतारते हैं, ये बन गई अपनी बॉडी, ये एक तक विक और सात तक विक, ठीक है। सो ये एक ग्रीन कैंडल है, कुछ इस तरीके से बनी है। वो लोग ने बोला चलो ये भी ले लो, एक सिंगल कैंडल का। और ग्रुप ऑफ कैंडल्स का तो फिर हमारे पास आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, बट इस चीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है कि ज्यादा इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं, जितना पता है उतने में ही काम चल जाता है कभी कभी। ओके, चलो अब देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से पहले मैं आपको टिप्स के बारे में बता दूं। ये देखो यहाँ पर गाइज, ये जो मैंने अभी खोला है, ये वॉच लिस्ट है पूरी, सारे पेयर्स की। अब जितने भी आप पेयर्स देख रहे हो, सारे पेयर्स में एक डॉट के बाद पांच डेसिमल्स है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। अब पांच डेसिमल्स है, राइट। चल भाई साइड, कोई भी पेयर पकड़ लो, 1.1100, पांच डेसिमल से टोटल, राइट। तो कोई भी पेयर हो, उसके पॉइंट के बाद आपको थर्ड डेसिमल से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि इस प्राइस से अगर प्राइस 1.1110 चला गया तो ये कितने पिप्स का मूव है। तो यहाँ पर कितना बड़ा है, एक, ठीक है, 10 से बड़ा है ये, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फिफ्थ को हम काउंट नहीं करते, फोर्थ और थर्ड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये 10 पिप का एक मूव बन गया। सेम वही रहेगा, 1.1100 से अगर प्राइस, ठीक है, इसको हम हटा रहे, 1.1125 चली जाती है तो ये कितने पिप्स का मूव है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। सो गाइज ये रहेगा 25 पिप का मूव, ठीक है। जीरो भी अगर लगा दूं तो सेम 25 पिप का ही मूव रहेगा। फिर आप लोग इस तरीके से इसे काउंट कर सकते हो। चलो और एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये अपनी बेस प्राइस है, लेट्स सपोज। अब यहाँ से अगर प्राइस 1.11100, तो ये 10 पिप्स का मूव, 1.1250, तो ये 25 पिप का मूव, 1.11200 चला गया तो ये कितने पिप्स का मूव हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 पिप का मूव, ठीक है। 1.2100 चला गया तो ये 1000 पिप का मूव, ठीक है। फिर इस तरीके से आप लोग इसे काउंट कर सकते हो, कोई भी पेयर हो फिर। ओके, अब देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। पिप्स का तो क्लियर है, देन उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट के पहले आ जाती है कि कोई भी अगर आप ट्रेड, आप लोग कितना पैसा डालने वाले हो, वो होता है आपका रिस्क कैपेसिटी, ठीक है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है वो देखना पड़ेगा। अगर मैं 100 लगाता हूँ तो क्या 100 निकलते हैं, तो भाई ये अच्छा ट्रेड है। अगर मैं 100 लगा रहा हूँ, 40-50 ही निकल रहे, तो फायदा नहीं है इसमें रिस्क लेने का, क्योंकि अगर मेरा लॉस हो जाता है तो 100 का होगा, और अगर फायदा हो जाता है तो 40 का होगा। तो मैं 100 के लिए 100 डालना
प्रेफर करूंगा ओवर 100 के लिए 40 डाल। सो ये रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। देन उसके बाद आता है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस का मतलब कोई भी अगर आप ट्रेड देखते हो मार्केट में, तो उसके जोन्स होते हैं, राइट। कोई जोन 10 पिप का हो सकता है, कोई जोन 50 पिप का हो सकता है। अब मैं अगर आपको एक चीज बोलूं, मुझे दोनों जोन पे, एक जोन है 50 पिप का और एक जोन है 20 पिप का। ठीक है, और मैं रिस्क कुछ भी होने दो, कितना भी बड़ा या छोटा स्टॉप लॉस होने दो, मैं जो रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड के पीछे $100 है। ठीक है, आपका चाहे कितना भी एन नंबर ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो 100 हो या 1000 या 1 लाख। अब ये जोन निकल के आ गए बाइंग और सेलिंग के। $100 मेरा रिस्क है। अब आपके पास स्टॉप लॉस भी है, आप लोग कितना रिस्क करने वाले हो वो भी पता है, बट एक चीज आपको नहीं पता है कि लॉट साइज मुझे कितना लेना चाहिए। सो लॉट साइज अगर आपको निकालना है तो आपको मैं मैथ बताता हूँ। अब $100 है, 20 में आपको 20 पिप में डिवाइड करोगे तो 50-50 डॉलर निकल के आता है। सो आप लोगों का जो लॉट साइज है वो निकल के आएगा 0.50। और अगर $100 50 पिप के ट्रेड में मुझे लगाने हैं, तो मेरा जो लॉट साइज है वो 0.20 निकल के आएगा। अब ये लॉट साइज कैसे निकालोगे, चलो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। myfxbook.com करके एक वेबसाइट है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो। दोनों भी फॉरेक्स की ही वेबसाइट है, फॉरेक्स फैक्ट्री और माई एफ एक्स बुक। बट फॉरेक्स फैक्ट्री का ना थोड़ा सा इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, तो वो बेटर रहेगा अगर आप बिगनर हो तो। अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 चीजें दी है। अगर आपको गोल्ड, बीटीसी, ऑयल, इन सारी चीजों का भी अगर निकालना है तो आप यूरो यूएसडी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यूरो यूएसडी सिलेक्ट करो। अब लेट्स सपोज मैं इसी में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट का साइज मतलब जितना मेरा कैपिटल है, लेट्स सपोज $430 मेरे अकाउंट में। ठीक है, रैंडमली ले लिया मैंने। रिस्क टू रिवॉर्ड, अब मान लो कि मेरा जो फिक्स्ड एक आंकड़ा है कि एक ट्रेड के पीछे ना मैं $20 से $25 का ही रिस्क लेता हूँ। तो लेट्स सपोज आपने $20 का रिस्क लिया। ठीक है, मतलब परसेंटेज में आप इसको ले सकते हो, मतलब आपका जो भी अकाउंट है उसका 4 या 5%। लेट्स सपोज मैंने 4% ले लिया। अब स्टॉप लॉस, जो मैंने आपको बताया कि हर ट्रेड का अलग होता है, हर लेवल्स अलग होते हैं, उसका जोन छोटा बड़ा भी हो सकता है। चलो मैं आपको चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ये एक बाइंग जोन था। ये बाइंग जोन कितना छोटा है, मतलब यहाँ पर रिस्क कम बनेगा, 15 पिप का। अब ये एक बाइंग जोन मैंने निकाला है, ये बाइंग जोन देख सकते हो कितना बड़ा है, 80-90 पिप का। तो अगर बड़ा जोन है तो मैं कम रिस्क करूंगा, छोटा जोन है तो मैं ज्यादा रिस्क कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दो। लेट्स सपोज कि 15 पिप का स्टॉप लॉस निकल गया है। अब ये 3 चीजें आपने फिलअप की, कैलकुलेट दबाओ, यूनिट्स तो काम का नहीं है। अब $430 का 4% होता है 17.20 डॉलर्स, 20 बोल रहा हूँ, $2। और जो आपको लॉट साइज लेना है वो रहेगा 0.11 का लॉट साइज। ठीक है, आप फिर आप इस तरीके से आपका जितना भी कैपिटल है वो कैलकुलेट कर सकते हो। $100 का चलो ले लेते, 4% रिस्क ले रहे हो, 15 पिप्स का रिस्क है। चलो 20 कर देते इसको, थोड़ा सा इवन नंबर भी हो जाएगा। कैलकुलेट, $100 का 4%, $4। और उसके हिसाब से अगर आप 20 पिप्स का रिस्क के हिसाब से ट्रेड लेते हो तो 0.02 लॉट साइज निकल के आ जाती है। ठीक है,
अगर आपको एक और डाउट है कि लेवरेज, चलो लेवरेज के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो गाइस, लेवरेज ना एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। ये आपके फायदे में भी काम कर सकता है और आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है। सो लेवरेज का अर्थ क्या है कि छोटे कैपिटल पर अगर आप अपनी लेवरेज सेटिंग ज्यादा रखते हो तो इसमें आप इसके कैपेसिटी से जितना भी नंबर ऑफ लेवरेज रखोगे उसका लॉट ले पाओगे। ठीक है। अब $100 पे देखो, इसको जो क्या बोल सकते हैं, वो 0.03 या 0.04 के ऊपर नहीं है। ठीक है, मैक्स 0.04 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर इसमें आप कितना भी लेवरेज रखो आप ये लॉट साइज ले सकते हो। अगर आपने 1:100 रखा तो आराम से ले सकते हो। सेम अकाउंट पर अगर मैंने 1:2000 कर दिया लेवरेज 100 पे, तो 1:100 पे आप सिर्फ इतना ले पा रहे थे। अब ज्यादा लेवरेज रखने की वजह से $100 पर मैं 0.50 का 0.75 का लॉट ले सकता हूँ। ठीक है, चलो अब ये अगर आपके फेवर में काम कर गया ना, तो 10-20 पिप ऊपर नीचे भी होता है मार्केट। मान लो आपने बाय किया, ऊपर चला गया तो आपके अकाउंट में $100 का प्रॉफिट दिखेगा। बट नीचे चला गया तो फटाक से $100 का अकाउंट गायब भी हो जाएगा। ठीक है। सो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा एज अ बिगनर, और अगर छोटा कैपिटल है, अगर आपका अकाउंट $2000 के नीचे है या $1000 के नीचे, ठीक है, $1000 के नीचे नीचे वाले अकाउंट्स 1:400 लेवरेज बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आप एक मॉडरेट लॉट साइज भी ले पाते हो, और अगर ओवर ट्रेड कर रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उससे आप बच जाओगे। और जिसका भी 1000 के ऊपर है, फिर 1:400 भी रखो तो भी चलेगा, आप लॉट ले पाओगे। 1:अनलिमिटेड भी रखोगे तो भी लॉट ले पाओगे। ओके। सो गाइज, यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को? मुझे चैट में बता दीजिए, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं वेबसाइट्स के भी नाम आपको भेज दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट में बताइए क्या हो गया? पिप्स कैलकुलेशन, ओके, पिप्स कैलकुलेशन का कौन सा पार्ट समझ नहीं आया वो भी बता दो। क्योंकि क्या है, मैं फिर दोबारा वही चीज रिपीट करूंगा आपको, अगर दोबारा समझ में नहीं आई तो। जो पार्ट नहीं क्लियर वही मैं पूछ रहा हूँ आपको। तो वीटीआई स्ट्रैटेजी में काम करती है क्या? वीटीआई मतलब क्या हो गया, मेरे को नहीं पता है, मुझे बता भी देना जरा। क्रूड ऑयल, हाँ क्रूड ऑयल में भी काम करेगा। यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल सेम ही चीज है, बट ब्रोकर टू ब्रोकर नाम फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो एक समरी कर लेते हैं पूरे लेक्चर का। हमने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सीखा। टेक्निकल्स का मतलब जो भी आप चार्ट पर देख रहे हो, जो भी प्रीवियस डेटा देख रहे हो, उसे देखकर हम फ्यूचर में बाइंग और सेलिंग जोन्स निकालते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल्स हो गया। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो तीन मेजर न्यूज़ देखी हमने। ओके। सो मेजर न्यूज़ कौन कौन सी है? एफओएमसी, जिसके बारे में अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो करेंसी के लिए नेगेटिव न्यूज़, इंटरेस्ट रेट कम हो तो करेंसी के लिए पॉजिटिव न्यूज़। सीपीआई की अगर बात करें, सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारे जैसे सिटीजन्स या देश के जो भी नागरिक है उनके लिए डेडिकेटेड है। मतलब अगर जो भी कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, अगर गवर्नमेंट ने उनके रेट्स बढ़ा दिए तो क्या आप लोग ज्यादा पैसा खर्चा करोगे, आपका लाइफस्टाइल सुधरेगा, आपके डे टू डे लाइफ में ये हेल्प करेगी क्या चीज? बिल्कुल भी नहीं। सो एज अ कंज्यूमर मेरे लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ बिल्कुल नहीं है।
और अगर रेट्स कम कर दिए तो आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी, बहुत सारे लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे, जिससे उनकी लाइफ इजी हो जाएगी। सो वो एक पॉजिटिव न्यूज़। देन उसके बाद हमने कैंडल स्टिक के बारे में देखा। कैंडल स्टिक, ठीक है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, वो तो इजी था वैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो। देन उसके बाद हमने पिप्स कैलकुलेशंस देखा। चलो, गोल्ड का नहीं बताया ना मैंने आपको। पता कैसे चलेगा पॉजिटिव आएगी न्यूज़ नेगेटिव आएगी, वो तो डेटा प्रिंट होने के बाद पता चलेगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा आपको। हाउ कैन बी प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट आप एक चीज से कर सकते हो, लेवल से, जो अभी आपका सीखना बचा है। अब देखो, ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, चलो जीबीपी यूएसडी लेके जाता हूँ आपको, ये देख सकते हो, ये प्राइस दिखा रही है। अब ये जो प्राइस देख रहे हो, 1.1 2 3 4 5, तो यहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सो अभी मैं आपको पूछता हूँ, ये अपना बेस प्राइस है। रिकॉर्डेड लेक्चर तो वो लीग कोर्सेज में मिल जाएगा आपको, अपने यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन आपको डाउट सॉल्विंग नंबर दिया जाएगा जिसपे आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, ओके। जस्ट आपको अपना नाम और रोल नंबर बैच बताना है। ठीक है, चलो अभी आपका मैं एक टेस्ट लेता हूँ मस्त वाला। ये अपना बेस प्राइस है, अगर इस प्राइस से अगर मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसे चला जाता है, तो ये कितने पिप्स का है। देन उसके बाद ये कितने पिप्स का है। देन उसके बाद ये कितने पिप्स का है। देन उसके बाद ये कितने पिप्स का है, बताओ। चलो, टेस्ट है बस, आपको नंबर्स बता देने। फर्स्ट सेकंड, मतलब एक ही चैट में मस्त एंटर एंटर करके भेज दो। पहला वाला कितना है, 100 पिप, ठीक है, चलो राइट है आंसर। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला, ओके, 10 पिप। चलो क्लियर है फिर, अभी समझे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो अभी क्लियर है। सारे आंसर्स अगर है तो वो 100, 10, 50 और 5 राइट है। नहीं नहीं, फर्स्ट वाला 110 नहीं, 100 पिप है। ठीक है। अब देखो गाइस, जो गोल्ड है, मेटल है, वो करेंसी नहीं है, ठीक है। सो अगर गोल्ड की बात करें, लेट सपोज $2000 .00, अब $2000 है। गोल्ड में क्या होता है कि $1 का मूव कंसीडर किया जाता है 10 पिप। $100 का, सॉरी, $10 का मूव 100 पिप, $100 का मूव 1000 पिप, और 1000 पिप का मूव पिप। ओके। अब इसको अगर यहाँ पर अगर देखें हम, 2001 चला गया तो ये 10 पिप का मूव। 2000 से 2001.2 चला गया तो ये 12 पिप का मूव। 2010 चला गया तो ये 10 नहीं, सॉरी, 100 पिप का मूव। और अगर 2000 से 2015 चला गया, 15.500, तो ये 155 पिप्स का मूव। ठीक है, सो क्लियर है गोल्ड का। वीआईपी एक्सेस कधी भेटणार, वीआईपी ब्रोकर का
सारी चीज फाइनलाइज होने के बाद हो जाएगा, वो एग्रीमेंट हो चुका है, अब जस्ट उस पे जो पेमेंट का साइन होना बाकी है। ठीक है, तो वो होने के बाद तुरंत हो जाएगा। कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट प्लान करना है इफ पॉसिबल, लाइक हाउ टू। अच्छा, वो अपना ना उस पे वीडियो बनी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। एक्सेस यस्टरडे, कभी, वो तो बताओ। ठीक है, डेट टाइम कुछ बताया? येस येस, व्हीआयपी लेवलचंच म्हणतोय मी पण. मला काल काय विचार, पण ते फायनल झाल्यावर नवीन होणार आहे ना, तर त्यामुळे जरा वेट आहे. नहीं नहीं, वीआईपी पेड वगैरह नहीं होगा कुछ। अपन ने आज तक पेड कुछ रखा है क्या? नहीं रखा है। 26 इज सेड। ठीक है चलो, मैं पूछता हूँ दोबारा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि सर भी अभी गणपति ये सब में है, तो मे भी कुछ उनके एंड से या अदर पार्टी के एंड से डिले हो चुका रहेगा। ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, ओल्ड के ओल्ड जो जानते नहीं उनके लिए भी सेम ही होगा। ओके। सो गाइज, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ पीडीएफ, टोटल 3 पीडीएफ में भेज रहा हूँ। मैंने लॉट साइज का भी एक पीडीएफ बनाया है जिसमें $100 से लेकर $1 लाख तक फंडेड अकाउंट्स के अकाउंट्स वाले भी मिनिमम और मैक्सिमम रिस्क कितना लेना है उसका एक पीडीएफ बनाया है लॉट साइज का, जस्ट उसको आप देख लो। ओके, चलो अब मैं आपको भेज रहा हूँ। जस्ट कुठे गेला? सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं बात करता हूँ टीम से भी, अतुल सर से भी। ओके, और ये रहे पीडीएफ्स। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा थर्ड, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो कोई भी मिस मत करना। ठीक है, चलो बाय गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।